प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, 17 दिन पूरे होने के पश्चात 18वें दिन महाराज भोज को तारामती नाम की पुतली जागृत होकर कहने लगी कि हे राजन, विक्रमादित्य महाराज विचक्षण प्रतिभा के धनी थे और अपने ही जैसे बुद्धिमान कुछ नया सोचने की ताकत रखने वाले ऐसे व्यक्तियों का भरपूर सम्मान करते थे। उनके राज्य में ऐसे विचक्षण प्रतिभा से संपन्न लोगों की कमी नहीं थी। फिर भी बाहर से कोई आकर उन्हें ऐसा कुछ सुनाता तो उनकी उदार वृत्ति जागृत हो जाती। वे उसे मुक्त हस्त से खुश कर देते, कुछ ना कुछ धनराशि देकर। कुछ ना कुछ का यहां तात्पर्य छोटी सी राशि नहीं, बहुत कुछ। आपने अभी तक की 17 कहानियों में देख ही लिया। अपने पास जो कुछ है सर्वस्व न्यौछावर करने में भी वो कतराते नहीं थे और मुक्त हस्त से देते थे। एक बार ऐसी ही चर्चा उनके सभागृह के अंदर शुरू हो गई थी। विषय था विश्वासघात। बाहर से जो व्यक्ति आया था, तर्क वितर्क के अंतर्गत उसने कहा कि हाँ महाराज, विश्वासघात जैसा जघन्य नीच कर्म कोई नहीं है। काफी बहस चालू हो गई। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि तुम इसे प्रमाण दो, प्रूफ करो। यदि तुम्हारी बात में सत्यता दृष्टिगोचर हुई तो तुम विजेता मेरी नजरों में। उसने कहा कि महाराज, एक यथार्थ घटना मैं आपको सुनाता हूं। भारत से जुड़े हुए कई राज्य है, कई देश है, वहां की ही यह घटना सुनाता हूं। उसमें से एक देश की, वहां का राजा जब 70 वर्ष का हो गया तो पता नहीं एक कन्या के ऊपर उसका दिल आ गया और राजा ने 70वें साल में उस लड़की से विवाह किया। वह लड़की अत्यंत रूपवान थी, सौंदर्यवान थी। अब राजा एक क्षण के लिए भी उस लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि राजा की कई रानियां थी। पर इस नई रानी के आने के पश्चात राजा सब कुछ भूलने सा लगा। यहां तक कि राजसभा के अंदर भी अपने बाजू में ही दूसरा सिंहासन लगवा लिया और उसे वो नई रानी को बैठाने के लिए उद्यत हो गए। नगर में चर्चा हो गई, उपहास करने लगे कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस बुढ़ापे में पहली बार तो उन्होंने विवाह किया, वो भी जवान लड़की से। उसके पश्चात भी उसके बिना एक पल भी, एक क्षण भी वे रह नहीं सकते हैं। राजकाज में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। राजा के राजकुमार भी बड़े सयाने हो चुके थे, पर राजा के आगे कौन बोले। राजा के जो महामंत्री थे, बचपन से ही राजा के सखा भी थे। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके कह ही डाला कि महाराज, नगर के अंदर चर्चा का विषय बन गया है और आप
की इज्जत को धूमिल सा करने लगे हैं जनता, कलंक के छींटे उड़ाने लगे हैं, आपका उपहास करने लगे हैं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि कारण है नई राजकुमारी, जिसके साथ आपने विवाह भी कर लिया, नई रानी। आप उसे राज्यसभा के अंदर भी लेकर आते हो, जबकि हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है राजा के साथ उसकी कोई रानी भी बैठे और सभा के प्रस्तावों के बीच में राजा के क्षेत्रफल के उसके उचित समुचित निर्णयों के पक्ष में वो कुछ हस्तक्षेप करे। यह हमारी परंपरा नहीं है। आपको यदि उससे इतना ही मोह है तो आप उसका एक सुंदर सा चित्र बना लीजिए और उसको आपकी आंखों के सामने राज्यसभा में ही लगवा लीजिए, ताकि आपका भी देखने का नजरिया जो आप चाहते हो कि उसको प्रतिपल प्रतिक्षण में निहारता ही रहूं, देखता रहूं, यह भी मनोभावना मनोकामना पूरी हो जाए और लोगों की चकचक भी बंद हो जाए। राजा अपने उस प्रधानमंत्री को मित्रता के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान भी समझते थे और इसीलिए उन्होंने उसे महामंत्री रखा था। उसकी बातों को बड़े गौर से वे सुनते थे और उसके ऊपर निर्णय लेते थे। उसने कहा बात तो ठीक है, तो महामंत्री जी एक काम करो, ऐसे किसी चित्रकार को बुलाओ जो नई रानी का चित्र हूबहू निकाल सके। महामंत्री ने कहा ठीक है। उसी नगरी के अंदर एक चित्रकार था, जो चित्रकार दैविक शक्ति से संपन्न था। वो जिसे भी एक बार देख लेता तो उसका चित्र अपनी तुलिका के माध्यम से हूबहू निकालता था। चित्रकार ने कहा कि जिसका भी चित्र बनाना है उस रानी को मेरे सामने लाइए। दासियों के साथ में रानी आई। निर्निमेष दृष्टि से, अपलक दृष्टि से जब चित्रकार ने उस रानी को देखा और तुलिका लेकर शुरू हो गया चित्र निकालने के लिए, जब केश को रेखांकित कर रहे थे उसी बीच एक काला सा बिंदु चित्र के रानी के जंघा के ऊपर गिर गया। चित्रकार ने सोचा कि शायद गलती से हो गया, उसने वो काला बिंदु वहां से हटा दिया, दोबारा जंघा को साफ करके उसी कलर का उसने ये कर दिया। पर ऐसा 2-3 बार हुआ। चित्रकार ने सोचा हो सकता है शायद यहां पर रानी को तिल हो, क्योंकि उसी आकार का वो बिंदु पड़ता था। और राजा को उसने कह दिया था कि आप इस चित्र को देखने के पश्चात आपको ऐसा लगेगा कि अब बोलेगी रानी, अब बोलेगी, इतना सजीव मैं बना दूंगा। क्योंकि चित्रकार को दैविक शक्ति प्राप्त थी, उसको वरदान था, जैसा तुम देख रहे हो दृश्य उसी के अनुरूप वैसा ही तुम्हारे चित्रकारिता के अंदर वो प्रस्तुत हो जाएगा, परिलक्षित हो जाएगा। उसने तिल को ही समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया और झीने से कपड़ों के अंदर रानी को सुसज्जित कर दिया। मलमल की वह कुर्ती और ड्रेस था, धोती थी, साड़ी थी, उसमें से वो तिल स्पष्ट रूप से झलक रहा था। कोई भी उस चित्र को देखता तो ऐसा ही लगता मानो साक्षात नई रानी हमारे सामने खड़ी हो। चित्रकार ने राजा को वह चित्र भेंट किया। राजा के साथ साथ समस्त सभासद भी उस चित्र को देखते ही रह गए। अद्वितीय कलाकृति थी। अचानक राजा ने तारीफ तो की, पर उसका ध्यान तारीफ करते करते रानी के जंघा के ऊपर तिल दृष्टिगोचर होते ही विचार ही बदल गए।
उनके मन में आया, इस चित्रकार ने मेरी रानी के गुप्तांगों को भी देखा है, नहीं तो इसको यहां पे तिल है कैसे पता चला। उसे पूछा, तुम्हें तिल कैसे पता चला? उसने सब कुछ यथार्थ जो भी है सब बताया, पर राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर गुस्से में आकर जल्लादों से कहा कि इसे जंगल में ले जाओ और इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो, और मुझे खात्री दिलाने के लिए इसकी दोनों आंखें निकाल के ले आओ, क्योंकि इन आंखों से इसने रानी को देखा है। आदेश मिल गया। महामंत्री तो भौचक्के रह गए। अरे इतने सुंदर चित्र बनाने के पश्चात उसको पुरस्कृत करने के बजाय उसे सजा दी जा रही है। पर उस समय वे चुप रहे, क्योंकि राजा क्रोधाभिभूत था। जल्लादों को अत्यधिक धनराशि देकर महामंत्री ने हिदायत दी कि ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसे छोड़ दिया जाए और हिरण की आंखें निकालकर राजा को दे दी जाए। उस चित्रकार को महामंत्री ने अपने घर पे ही रखा। यह भी वेश परिवर्तित कर महामंत्री के यहां पर रहने लगा। इधर राजा का बेटा एक बार जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, तो वहां पर एक शेर उसके पीछे पड़ गया। इसका तीर कमान सब कुछ छूट गया। ये आगे आगे भाग रहा था, शेर पीछे पीछे। सन्निकटी एक पेड़ के पास पहुंचा और फटाक से वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर एक भालू भी बैठा हुआ था, उसी शेर से बचने के लिए। भालू का बच्चा ही था वो, अभी कुछ ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, उछल कूद करने में माहिर था। यह और डर गया राजा का पुत्र, नीचे शेर है और ऊपर भालू, अब क्या करूं? शेर भी भूखा प्यासा था। उसने सोचा कि इन दोनों को तो खा के मैं अपनी भूख, अपनी उदर पूर्ति कर ही लूंगा, क्षुधा शांत कर लूंगा। वो भी वही नीचे बैठ गया। राजकुमार थका हुआ था, उसे नींद सी आने लगी। तो भालू ने कहा, तुम ऊपर आ जाओ, यहाँ पे टहनी बड़ी है, इसके ऊपर तुम आराम से टिक सकते हो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी इस शेर से बचने के लिए ऊपर चढ़ा हूं। राजकुमार हिम्मत करके ऊपर चढ़ा गया। दोनों में दोस्ती हो गई। राजकुमार को उसने कहा कि तुम सो जाओ, जब तुम जागोगे तो मैं सो जाऊंगा, ये कब तक यहां पर बैठेगा? राजकुमार सो गया, उसे भयंकर नींद आ रही थी। जब वो उठा तो उठने से पूर्व शेर ने भालू के साथ बहुत कुछ बातें कर ली थी। ये इसे पता नहीं था, पर उस भालू ने विश्वासघात नहीं किया। आप जानना चाहोगे उसने क्या बात की? शेर ने कहा कि हम तो पशु हैं, मनुष्य एक नंबर का धूर्त होता है, स्वार्थी होता है, पर हमें इससे क्या लेना देना? इसको तुम धक्का दे दो, ये नीचे गिरते मैं इसका भक्षण कर लूंगा और चला जाऊंगा, तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना मैं यहां से तो जाने वाला नहीं हूं। उस भालू ने कहा कि यह नीच कर्म है, मैं ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता, मैंने ही इसे सोने को कहा है, और इसको सोते देख तुम कह रहे हो कि मैं इसको धक्का दे दूं? यह मेरे से नहीं होगा। सिंह मन मसोस के रह गया। जब ये राजकुमार उठा तो उसे पता ही नहीं कि भालू की और शेर की क्या बात हुई है। यह अंगड़ाई लेते हुए उठा तो भालू ने कहा कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहूंगा, अब तुम जागकर पहरा दो। उसने कहा ठीक है। जब भालू सो गया तो शेर ने राजकुमार को फुसलाने की चेष्टा की। उसने कहा कि हे राजकुमार,
तुम तो राजकुमार हो, तुमने तो अभी तक दुनिया देखी ही नहीं, तुम्हें आगे जाके राजपाट भी संभालना है। मैं तो भूखा हूं और बिना भोजन किए जाने वाला नहीं हूं। एक काम करो, तुम इस भालू को, अभी सो रहा है ना, इसको धक्का दे दो, ये नीचे गिरते मैं इसको खा जाऊंगा और चला जाऊंगा। तुम भी आराम से मेरे जाने के बाद चले जाना, तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना इसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। राजकुमार ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, मुझे तो अपनी जान प्यारी है। और उस राजकुमार ने, जिसने अपना मित्र बनाया था राजकुमार को और निश्चिंत किया था कि तुम ऊपर आ जाओ, ये सिंह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये कब तक यहां रहेगा, पर इसने विश्वासघात किया। और विश्वासघात करने के कारण से इसने विदिन सेकंड नहीं सोचा और भालू को धक्का दिया। पर भालू अचानक जागा और उसने टहनी पकड़ ली। उसने बहुत कोसा कि यही बात इसने मुझे भी कही थी, पर मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। तुम मनुष्य कितने नीच कर्म करने के लिए उद्यत हो जाते हो, कितना बड़ा विश्वासघात करते हो। अरे मैं तो पशु हूं, मैं तो जानवर हूं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, पर तुम्हारे पास तो है ना। उसने कहा, मैं तुम्हारे से, मैंने दोस्ती की, मैं अंत तक निभाऊंगा। तुम्हारा यह नीच कृत्य देखकर भी मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात अभी भी नहीं कर सकता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें एक और धक्का दूं तो तुम अभी गिर जाओगे, पर मैं ऐसा नहीं हूं। उसे बड़ी ग्लानि हुई और इतनी ग्लानि, उससे मुंह से शब्द नहीं निकलने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगा। उसकी वाचा ही बंद हो गई, गूंगा हो गया, बोल नहीं पा रहा था राजकुमार। इतना बड़ा सदमा उसको लगा कि सचमुच में पशु तो मेरे से भी बढ़कर है और मैं इंसान होकर सोच रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, उससे शब्द नहीं निकल रहे थे। सिंह भी आखिर कोई दूसरा जानवर दिखा तो उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। दोनों नीचे उतरे, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता था, चुपचाप अपने राजभवन में आया। राजा ने, रानियों ने, सबने देखा कि इसे हो क्या गया, बोल क्यों नहीं रहा है। बड़े बड़े राजवैद्य आए, सबने इलाज करने की कोशिश की, पर किसी को भी उसको रोग क्या है समझ में नहीं आ रहा था। अचानक गूंगा अपने राजकुमार को देखकर राजा भी चिंतित हो गए। उन्होंने महामंत्री से कहा। महामंत्री ने बातचीत के दौर पर अपने उस चित्रकार से भी ये बात बताई कि ऐसा ऐसा आज हो गया है। चित्रकार ने कहा कि मैं उसकी वाणी वापस ला सकता हूं, क्योंकि मुझे देवी का वरदान है। उसने कहा, कैसे? कि बिना बोले। पर हकीकत क्या हुई है कुछ मालूम है क्या कि नहीं है? शिकार को गया था, उसके बाद में जब वापस आया तो ये गूंगा मिला। उसने कहा, ठीक है, आप उसके सामने मुझे लेके चलो। ये वेश परिवर्तन किया हुआ तो था ही, राजा भी बैठे हुए थे। ये राजकुमार के सामने पहुंचा और इसने इशारों ही इशारों में, बिना बोले, चित्रकार ने उसको पूछा, विश्वासघात किया। उसके बोलने में शेर, ये सब बातें, क्योंकि दैविक चमत्कार से चमत्कृत था वो, ये सब कुछ समझ गया। उसने कहा, हां। उसने कहा, पश्चाताप करो, रो, हृदय से पश्चाताप करो कि आज के बाद ऐसी गलती तुम नहीं करोगे। इशारों ही इशारों में जब भालू और शेर की जो बात हुई थी, वो सारी घटना जैसे इसके दिमाग में आ गई हो चित्रकार के, और उसने हूबहू वो चित्रण करके उसको सब कुछ याद दिलाया। और इसे तो सब कुछ याद ही था, ये भी देखने लगा। और उसका उपाय क्या? पश्चाताप। पश्चाताप की अग्नि के अंदर ये जलने लगा, रोने लगा। राजा और बाकी के सभी लोग देखने लगे कि बिना बोले ये रोने लग रहा है, और ये रोते रोते ही बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। विश्वासघात जैसा जघन्य कर्म, नीच कर्म मैं कभी नहीं करूंगा। सब सोचने लगे क्या बोल रहा है और कैसे क्या बोलने लग गया।
राजा बड़े प्रसन्न हुए। अभी तक इतने बड़े बड़े वैद्य आए, उन्होंने बहुत भरसक कोशिश कर ली, बोल बोल कर पूछना भी चाहा, पर ये तो बोल ही नहीं रहा था, और तुम तो बिना बोले इशारों ही इशारों में इससे सब कुछ तुमने बुलवा लिया, क्या बात है। उस राजकुमार ने भी फिर सारी हकीकत सुनाई। इसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, जंगल में तो ये अकेला था। उसने कहा कि महाराज, मैं वही चित्रकार हूं जिसने रानी का चित्र निकाला था, पर आपने मुझे पुरस्कारों से पुरस्कृत करने के बजाय सजा दे दी, मारने की, सर कलम करने की। ये भी विश्वासघाती है। राजा को भी पश्चाताप हुआ। मुझे दैविक वरदान है, मैंने आपको बहुत मन्नतें मांगी, गिड़गिड़ाया आपके सामने कि मैंने रानी को नहीं देखा, पर आप मानने को ही तैयार नहीं थे। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने उसको पुरस्कृत किया और महामंत्री की प्रशंसा की कि तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे मरने नहीं दिया। हमारे राज्य से ऐसे कलाकार चले जाते। राजा भोज को तारामती कहने लगी कि हे राजन, महाराज विक्रमादित्य के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए थे जो युक्ति युक्त उनके दरबार में आकर किसी समस्या के बारे में, किसी विषय के बारे में जब चर्चा चलती थी तो उसका युक्ति युक्त प्रमाण के साथ में जब वे उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करते थे तो महाराज विक्रमादित्य ने भंडार खोल दिए और कह दिया उस व्यक्ति को जिसने कहा था कि विश्वासघात सबसे नीच कर्म होता है, इस बात को सिद्ध करने की जब उसने कहानी सुनाते हुए कहा, उसके लिए भंडार खोल दिए और कहा कि सवेरे से शाम तक जितना तुम निकाल सको यहाँ से, हीरे मानिक मोती, वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। इतने उदार हृदय थे वे। क्या ऐसी उदारता, ऐसा कोई युक्ति युक्त उदाहरण दे दे तो आप उसके लिए इतना बड़ा त्याग करोगे, अपना धन धान्य का कोष खोल दोगे? नहीं तो हे राजन, इस सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित होने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अब 19वें दिन फिर से एक पुतली जागृत होगी और वो किस तरह की कहानी सुनाएगी यह तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।